तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। 3 दिन के बाद लौट के बुद्धू घर को आए। 24, 25, 26 साहित्य आज तक था और तीनों दिन लगभग दोपहर 11-12 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक, और लोगों की भीड़। क्राइम तक फैमिली मेम्बर बहुत सारे, पता नहीं कहाँ कहाँ से पहुँचे। सबसे पहले उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो बहुत देर तक इंतज़ार करते रहे, मैं फंसा रहा और कई लोग नहीं मिल पाए और बहुत सारे लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ा। उनसे ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है कोई इंतज़ार करे। एक क्राइम तक फैमिली मेम्बर मिले जिस दोपहर को मुझे मिले थे, शायद 1:30 या 2 बज रहा था, और मैं अंदर जा रहा था। मुझे चूँकि गेस्ट के साथ डिस्कस करना था तो मैंने कहा था मैं भी आऊँगा लौट कर, पर लौट कर आया तो करीब 8:30 बज रहे थे। तो 1:30 से 8:30 7 घंटा, और जब मैं फिर गुजरा 8:30 बजे तब एक ज़ोर से आवाज़ आई कि सर मैं अब भी यहीं खड़ा हूँ। मैं आवाज़ पहचान गया था और मुझे वाकई बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने माफ़ी भी मांगी, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर वो कहानी सुन रहे हैं और सुनते, क्योंकि बताया था कि डेली सुनते हैं, बिना सुने हुए नींद नहीं आती, तो दिल से माफ़ी इतना लंबा इंतज़ार के लिए। बहुत सारे लोग मिले क्राइम तक फैमिली मेम्बर के। बड़ा अच्छा लगता है जब आप आमने सामने मुलाकात होती है। हालांकि बहुत ज़्यादा बात करने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि एक तो भीड़, फिर लोगों का प्यार, तो एक तो पता नहीं आजकल सेल्फी वाला क्या चल गया है, तो उस चक्कर में सारा वक्त निकल जाता है, बातें करने का मौका नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ कभी कोई ऐसा मौका हो जब हमारी क्राइम तक फैमिली के जो मेंबर हैं अलग अलग शहरों में, उनके साथ तसल्ली से बातचीत करूँ, आमने सामने रूबरू होकर। देखिए कभी ऐसा ज़रूर होगा। लेकिन आप तमाम लोगों के इस प्यार के लिए शुक्रिया, जो लोग वहाँ दूर दूर से आए। और कुछ तो मुझे पता चला था कि वो बता रहे बिहार से हैं, कुछ MP, कुछ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, एक जलगांव महाराष्ट्र से एक फैमिली थी। तो ऐसे लोगों के प्यार का कर्जा कभी उतार नहीं सकता हूँ। बल्कि लद्दाख से भी मेरी मुलाकात हुई। लद्दाख से भी कुछ लोग आए थे मिलने के लिए। उन्होंने कहा था कि साहित्य तक बहाना है, आपसे मिलना था। तो इतने प्यार, उसका कर्जदार हूँ। और उन लोगों से ख़ास तौर पर माफ़ी जिनको मैंने इंतज़ार कराया। तो बाकी थोड़ा सा क्राइम से हट कर क्राइम से शेर व शायरी मुझे भी पसंद है, तो उसमें थोड़ा डूब जाता हूँ। क्राइम के 2 एक सेशन अलग थे, वो थोड़ा अपना पेशा ही है, तो उसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। शेर व शायरी की जब आप निज़ामत करते हैं तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि तमाम दिग्गज बैठे हुए हैं। एक भी शेर ऊपर नीचे हो गया, गलत हो गया, गलत जगह पे पड़ गए, तो आपकी फिर एक तरह से थू थू होने लगती है। और वैसे ही आप बेहद नर्वस होते हैं, क्योंकि पता है आप जो शेर पढ़ रहे हैं वो सब बड़े बड़े शायर बैठे हुए हैं, तो उनके सामने उनके मेयार का भी शेर होना चाहिए। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो 3 दिन साहित्य आज तक में ढंग से बीत गया। अब वापस वही अपने ढर्रे पर, वही कहानियों का सिलसिला, और इसी सिलसिले को बढ़ाते हैं आज की कहानी के साथ। कहते हैं कि एक बार अगर कोई अदालत पहुंच जाए, कानूनी झगड़े या लफड़े में फंस जाए, तो फिर जूते चप्पल घिस जाते हैं अदालत के चक्कर काटते काटते। ये कहानी एक ऐसी वसीयत की कहानी है जिसके 2 दावेदार हैं। अलग अलग रंग दिखाती, कभी लोअर कोर्ट, कभी हाई कोर्ट बदल जाते, फिर सुप्रीम कोर्ट। एक नौजवान जिसकी उम्र जब ये लड़ाई शुरू हुई तब 25 साल थी, और अब करीब 60 साल का हो गया होगा। जूते घिस गए, पहले लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। और इस कहानी का जब अंजाम सामने आया तो मुझे लगता है कि किसी मुकदमे का फैसला इस तरह से नहीं हुआ होगा। बड़ी बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ों से जैसे इस मुकदमे का फैसला हुआ। कहानी आंध्र प्रदेश की है। कहानी आंध्र प्रदेश के गांव की है। और पहले ये परिवार हैदराबाद में रहा करता था, फिर आंध्रा मूव कर गया। इस परिवार की एक मुखिया थी महिला, उनके पति की डेथ हो चुकी थी, बेटे की भी डेथ हो चुकी थी। ले देकर परिवार के नाम पर उनका एक पोता था। अब इस परिवार का कुछ दूर के रिश्तेदार उड़ीसा में भी रहते थे, तो कई बार आना जाना हुआ करता था। लेकिन ये संभ्रांत अमीर लोग थे जो आंध्र प्रदेश, और इनकी जो मुखिया थी उनका नाम था वेंकुब यम्मा। तो वेंकुब यम्मा और इनका एक पोता, उसका जो वेंकुब यम्मा का काली प्रसाद,
एक एक कर तमाम लोग गुजर गए थे। ये बात है 70s की। तो वेंकुबियम्मा ने अपने पोते को, काली प्रसाद को, बड़े लाडो प्यार से पाला और ये साथ रहते थे। इस दौरान में बहुत सारी उनकी अपने ज़मीन जायदाद थे। वारिस और कोई था नहीं एक पोते के अलावा। पोता भी कुंवारा, पढ़ लिख रहा था। उसके बाद कई ऐसी उनकी जमा पूंजी थी। उड़ीसा में रिश्तेदार थे तो कई बार वो जाती वेंकुबियम्मा उड़ीसा। तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे भी कुछ इन्वेस्ट कर दो। तो वहाँ उन्होंने बहुत सारी खेती की ज़मीन खरीदी। इधर आंध्रा में भी उनकी बेशुमार ज़मीन, मतलब अच्छा खासा उस वक्त 70s में लाखों रुपए की प्रॉपर्टी थी वेंकुबियम्मा के पास। और वारिस के तौर पर एक अकेला पोता। पोता भी अभी जब 24-25 साल का हुआ था। घर गृहस्थी सब कुछ ठीक चल रही थी। पोता भी अपनी दादी से प्यार करता था, दादी भी अपने पोते को बेशुमार प्यार करती थी। तभी 1982 का दौर आया। 82 में दादी ने अपने पोते की एक जगह रिश्ता तय किया और कहा कि अब इसकी शादी कर देते हैं। अप्रैल 1982 में उन्होंने अपने पोते काली प्रसाद की एक अच्छी सी लड़की देखी और उसके साथ शादी कर दी। तो 82 में ये शादी हो गई। जब ये शादी हुई उस वक्त तक, चूंकि इस शादी के लिए उस वक्त काली प्रसाद तैयार नहीं था। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 24-25 साल। उसे लगता था थोड़ा वो और समझदार हो जाए। लेकिन अब उसकी दादी उसके ऊपर दबाव इसलिए डाल रही थी कि उनकी उम्र हो गई थी करीब 70 साल। उन्हें लगा 70 साल है, अब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब ऊपर वाला बुला ले। तो जीते जी पोते की शादी करा दें, पोते की बीवी को देख लें, पोते के बच्चों को फिर गोद में खिला लें, जो हर परिवार में एक सपना होता है हमारे बुजुर्गों का कि जीते जी सबको खुशहाल देख लें, खुशी के साथ देख लें। अब चूंकि पोता भी अपनी दादी से बेहद प्यार करता था, उसने अपनी दादी को नाराज़ नहीं किया और दादी के हुक्म पर उसने शादी कर ली अप्रैल 1982 में। अब यहाँ तक सब ठीक था। इसी दौरान जब अप्रैल 82 में शादी हुई तो दादी ने उससे पहले मई 91 शादी से लगभग 1 साल पहले, मई 1981 की बात है, उन्हें ख्याल आया होगा कि अब उम्र दराज हो गई है, 69 साल हो चुकी थी, 69 ईयर ओल्ड, तब 82 में 70 की थी। तब उन्होंने एक वकील को बुलाया और वकील को बुलाकर एक वसीयत लिखी और इस वसीयत के बारे में अपने पोते को भी नहीं बताया। और उन्होंने उस वसीयत में जो भी आंध्रा में और उड़ीसा में उनकी जो भी ज़मीन जायदाद थी सब अपने पोते काली प्रसाद के नाम कर दिया। लाखों रुपए की प्रॉपर्टी थी। तो मई 1981 में ये वसीयत की। अप्रैल 1982 में यानी कि वसीयत के 1 साल के बाद उन्होंने अपने पोते की शादी कर दी। शादी करने के बाद अब सब कुछ ठीक ठाक, खुशहाल। लेकिन फिर शादी के कुछ वक्त बाद, शायद यही था कि वो अपने पोते की शादी को देखना चाहती थी और इसीलिए अब तक जिंदा थी। लेकिन शादी के 5 महीने बाद ही 1982 में वेंकुबियम्मा की डेथ हो गई। मतलब उन्होंने अपने पोते की शादी कराई अप्रैल में और उसके बाद जुलाई 1982 में वेंकुबियम्मा की डेथ हो गई। अब अकेला उस ख़ानदान में पोता बचा, उसकी पत्नी बची। नई नवेली शादी थी, 5 महीने पुरानी। मौत के बाद दादी के एक रोज़ वकील आए और वकील ने कहा कि ये तुम्हारी दादी एक वसीयत करके गई है। पोते को पता था, वो सीधा साधा, उसे पता था और तो कोई वारिस है नहीं। वसीयत खोला गया तो पता चला हर चीज़ दादी उसके नाम कर गई है। ये पहले से था, इसमें कोई शॉकिंग या चौंकाने वाली चीज़ नहीं थी। अब पोता अपना खुश, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन तभी अचानक एक कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जुलाई में डेथ हुई 1982 में दादी की और अप्रैल, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर में अचानक उड़ीसा का एक नौजवान कोर्ट पहुंचता है, उड़ीसा की पहले अदालत में, और जाकर कहता है कि एक वसीयत है मेरे पास और वेंकुबियम्मा ने मेरी तमाम अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी और मैं उनका गोद लिया हुआ पोता हूँ। अब चूंकि उड़ीसा में भी रिश्तेदार रहा करते थे, वो आती जाती थी, उड़ीसा में इन्वेस्ट कर रखा था, ज़मीन थी। तो उसने कहा भाई ये मामला तो वहाँ का उड़ीसा की ज़मीन है लेकिन डेथ वहाँ हुई है। तब मामला आंध्रा में पहुँच गया। आंध्रा कोर्ट में एक दूसरा शख्स अपने आप को वेंकुबियम्मा का गोद लिया हुआ, बाकायदा एडॉप्शन सर्टिफिकेट के साथ कि ये मेरी गोद ली हुई, तस्वीरों के साथ कि ये जब गोद
लेने की जो रस्म थी, ये कैमरे में कैद है, उसके फोटोग्राफ्स हैं। आंध्र प्रदेश के कोर्ट पहुंच गया। अब जब कोर्ट पहुंचा तो अजीब सिचुएशन, एक तरफ दादी का असली पोता, असली वसीयत, दूसरी तरफ एक और वसीयत, और उस वसीयत में भी सब कुछ वैसे ही जस का तस, लेकिन फ़र्क इतना था कि ये पोता असली, वो पोता कह रहा है मुझे गोद लिया गया था। और गोद भी उन्होंने कब लिया था? 1981 के आखिर में। अब ये कहा गया कि ये क्या माजरा है कोर्ट ने, लेकिन दस्तावेज दोनों के देखे। जब दोनों के देखे तो दूसरा जो आया था उसके दस्तावेज में दम था, क्योंकि दादी उसको गोद ले रही हैं, उसकी जो सेरेमनी है उसकी सारी तस्वीर है, 3 तस्वीर थी। उसके बाद वसीयत पे दस्तखत थे और उन्होंने अपने गोद लिए हुए बेटे को वारिस बना दिया था। अब ये मामला कोर्ट में गया, 1982 में ही कोर्ट में पहुंच गया, सितंबर अक्टूबर के महीने में। अब आंध्रा के कोर्ट में ये मुकदमा चलता रहा। 1982 से 5 साल बीत गया, 1989 आ गया। 1989 में आंध्रा के लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उसने कहा कि ये जो गोद लिया हुआ पोता है यही वेंकुबियम्मा का असली वारिस है, क्योंकि इसके सारे प्रूफ पुख्ता हैं। उसको गोद लिया उन्होंने 82 में, बल्कि 81 में ही, और गोद लेने की तमाम रस्मों के सबूत उसने अदालत में पेश किए। तो इसलिए इन सबूतों को देखते हुए कोई शक नहीं होता और ऐसा लगता है कि जो उनका असली पोता काली प्रसाद, उसने फर्जी वसीयतनामा कोर्ट के सामने रखा है। तो 1989 में अब तक ये काली प्रसाद को था कि ये ढोंग है, ये फरेबी है, हमारे हक में फैसला आएगा, वो बेफिक्र था। लेकिन 89 में जब ये फैसला आया तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये क्या मामला, जीते जी उसने कभी देखा भी नहीं था उस शख्स को। अब उसे लोगों ने मशवरा दिया कि ये फर्जी आदमी है तो तुम इसको चैलेंज करो। वो पहुंच गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उसने जाकर, अब उसके वकील ने दलील दी कि देखिए बड़ा सिंपल किस्सा है कि भाई 1981 मई में इसकी दादी ने वसीयत की, उसके बाद अप्रैल करीब 11 महीने के बाद उसी दादी ने अपने पोते की शादी की। ये तमाम शादी की तस्वीरें हैं और ये शख्स कह रहा है कि दादी ने उसको गोद लिया और सारी वसीयत उसके नाम कर दी। तो ये 11 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि दादी अपने पोते से असली नाराज़ हो गए और सारी वसीयत बदल के उसके नाम पे कर दिया? और अगर ऐसा है तो फिर दादी इसकी शादी इतनी धूम धड़ाके से क्यों कर रही हैं? उसकी शादी में शामिल भी नहीं होती, शादी कराती भी नहीं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कंट्राडिक्शन कि एक तरफ दादी किसी इसकी वसीयत को खारिज करके अपने दूसरे गोद लिए हुए पोते को वसीयत दे रही हैं और उसी दौरान अपने पोते की शादी भी करा रही हैं, और पोते से उनकी नाराज़गी की कोई सॉलिड रीज़न, वजह कि इस वजह से दादी अपने पोते से नाराज़ हो गई, कोई चीज़ ना मानी हो। सबसे बड़ी चीज़ थी शादी, जो उसने दादी के कहने पर कर ली। तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। जब हाई कोर्ट में काली प्रसाद के वकील ने इस तरह से अपना तर्क रखा तो हाई कोर्ट भी सुनकर थोड़ा प्रभावित हुआ और हाई कोर्ट ने 1989 में ये मुकदमा हाई कोर्ट में गया था। उसके बाद हाई कोर्ट ने इस पे लिए 7 साल। 2006 में अब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और फैसला इस बार पलट दिया लोअर कोर्ट के और कहा कि नहीं, काली प्रसाद ही असली पोता है, काली प्रसाद ही असली वसीयत का वारिस है। अब वो जो लोअर कोर्ट ने जिसको फैसला सुनाया था गोद लिया हुआ पोता, अब इस बार उसकी बारी थी इस फैसले के खिलाफ जाने की। तो जब ये फैसला है और अभी तक सारी प्रॉपर्टी सील है, ना ये पोता यूज़ कर सकता है ना वो पोता यूज़ कर सकता है गोद लिया हुआ, सब कुछ ऐसे ही है क्योंकि कोर्ट ने रोक लगा रखी है कि भैया पहले फैसला तो आ जाए कि असली मालिक कौन है, असली वारिस कौन है। तो 82 में कोर्ट में मुकदमा गया, 89 में लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, चैलेंज किया गया। उसके बाद 2006 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, फैसले को पलटकर अब असली पोते काली प्रसाद को ही वारिस घोषित कर दिया। अब जब असली प्रसाद को वारिस घोषित किया तो जैसे लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ काली प्रसाद हाई कोर्ट गया था, अब वो जो दूसरा गोद लिया हुआ पोता है वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और उसने कहा कि भाई मैं हूँ, मेरे को उन्होंने गोद लिया, पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी, ये रही जो वसीयत के पेपर और ये सारी चीज़ें, ये तस्वीरें जब उन्होंने गोद में जो सेरेमनी थी उसकी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 2006 में ही इन्होंने कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2 साल तक ये यूं ही लटका रहा। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा चलो आपकी इस याचिका पिटीशन को
एक्सेप्ट करते हैं। अब 2008 से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। साल बीतते रहे, कोई फैसला नहीं आया। तो अदालतों पे कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ा, और अदालतों में इसी इंतज़ार से मुझे याद आया कि कुकू एफएम पर 2 ऑडियो बुक हैं। एक क्राइम कैपिटल इन हिंदी, चाहे वो आरुषि हो, निठारी हो, बुराड़ी हो, इन सब का क्या हश्र है, अदालत में कहाँ है ये मामला, कितना लंबा वक्त लगता है। तो डिटेल में ये कहानी, वो भी हिंदी में, क्राइम कैपिटल इन हिंदी, इसमें आप ये सारी चीज़ें सुन सकते हैं। इसके साथ ही आरुषि तलवार मर्डर मिस्ट्री, इसका भी आज सुप्रीम कोर्ट में मामला यूं ही पड़ा हुआ है। 2008, आज 2023 है, 15 साल हो गए, मालूम नहीं आरुषि को किसने मारा। तो आरुषि तलवार मर्डर मिस्ट्री ये भी है। ये दोनों कुकू एफएम के ऑडियो बुक हैं, और आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर ये दोनों बुक आप एक बार सुनना शुरू करते हैं तो बीच में मत छोड़िएगा। पूरी कहानी सुनेंगे तभी मज़ा भी आएगा और तभी अंजाम भी पता चलेगा। तो ये दोनों कहानियाँ ज़रूर सुनिए। तो कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। कुकू एफएम हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है, और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कभी भी कहीं भी किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, खासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफर है कुकू एफएम ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं, और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। अब 82 से सोचिए 2010 भी पार कर गया, मतलब 18, 10, 28 साल। 10 के बाद भी कुछ साल बीते। अब एक 25 साल का लड़का 50 का हो चुका है। वसीयत तस की तस पड़ी हुई है, उसका न कोई बेच सकता, ना खरीद सकता, ना उससे पैसे कमा सकता है। ये अपने जुडिशल सिस्टम है। अब सुप्रीम कोर्ट में कई सालों के बाद कुछ साल पहले एक फैसला आया, और ये फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने, जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस संजय कुमार। इन लोगों ने अपना जो फैसला सुनाया, वो फैसला बड़ा दिलचस्प था, और उसी दिलचस्प फैसले की वजह से आज भी मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। बड़ी लंबी बहस हुई, लोअर कोर्ट की भी दलीलें, हाई कोर्ट की भी दलीलें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो पता है कि इन दोनों वसीयत में से एक फर्जी है, लेकिन कौन सी ये कहना मुश्किल है। तो अब वसीयत से बाहर निकलकर कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, और वहीं से फैसला होगा कि जो काली प्रसाद है वो असली वारिस है या दूसरा वाला जो उड़ीसा से, जिसने चैलेंज किया है कि मैं गोद लिया हुआ पोता हूँ। अब एक एक चीज़ बारीकी से रखी गई। अब कहाँ से कहानी पलटती है और कैसे फैसला आता है, अब यहाँ से सिलसिलेवार सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सबूत थे, अब जो पोते ने सबूत दिया वो तो यही दिया कि मैं उनके बेटे का बेटा हूँ, यानी पोता हूँ, बचपन से साथ रहा हूँ, माँ बाप पहले गुजर गए, अकेला रहा। ये सारी चीज़ें थी, ये दस्तावेज़ था, इसमें कोई वो नहीं था। फिर वकील भी आया कि हाँ 81 में दादी ने इसके नाम पे वसीयत की थी, ये भी फैक्ट था। फिर दादी ने शादी कराई, शादी के तमाम सबूत थे, दादी उसमें मौजूद थी। तो ये सारी चीज़ें आई। अब इधर से उसने कहा कि नहीं, उन्होंने हमें भी 82 में गोद लिया, वसीयत की, पहले पोते की वसीयत खारिज करके हमारे नाम की है, और ये रही सारी तस्वीरें जिसमें दादी गोद ले रही हैं और वो सारे फंक्शन हो रहे हैं। अब ये सबूत सामने, ये पता है सुप्रीम कोर्ट को कि इसमें से एक वसीयत फर्जी है। अब उस वसीयत के बाहर निकलकर फैसला सुनाना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके सबूतों को देखना शुरू किया। जब सबूतों को देखना शुरू किया तो पाया कि काली प्रसाद जो भी चीज़ उसके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, उसमें कहीं पे शक की कोई गुंजाइश नहीं बन रही है। क्या है, इस साल पैदा हुआ, बचपन से दादी के साथ रहा, पिता की मौत हुई, ये वहाँ पढ़ा, स्कूल में रहा, फिर बाद में गार्जियन के तौर पे भी दादी का नाम है, उसमें कहीं कोई शक नहीं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये तो क्लीन चिट है, लेकिन उसमें सिर्फ एक था कि दादी ने अगर इसकी वसीयत की, क्या ये वसीयत फर्जी है काली प्रसाद की। अब उन्होंने उसको साइड रखा, वसीयत को छोड़कर। अब उन्होंने कहा आपने जो गोद लिया हुआ पोता है, ज़रा इसके जो सारे पॉइंट्स हैं, इसकी जो इसने उठाया है, जो सबूत पेश कर रहा है कि ये असली वारिस है, इसके सबूतों को देखते हैं। अब यहाँ पर जब सबूतों को देखा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे सबूत देखने के बाद फैसला सुनाने से पहले दोनों पार्टी को मौका दिया।
गोद लिए हुए पोते के वकील से उन्होंने पूछना शुरू किया। पहला सवाल, ये बताओ कि एक पोता जो 25 साल तक दादी के साथ रहा, जिसकी शादी दादी ने कराई, जिसकी वसीयत दादी ने की 81 में, 11 महीने के अंदर अंदर ऐसी क्या चीज़ हुई उस पोते से कि दादी को अपनी वसीयत बदलनी पड़ी? दादी और पोते के बीच में किस बात पर झगड़ा हुआ, वो झगड़ा क्या था और क्यों दादी से नाराज़ थी? ये पहला सवाल था। जो गोद लिया हुआ पोता था वो अदालत को सेटिस्फाई या संतुष्ट नहीं कर पाया अपने तर्कों से कि क्या झगड़ा था, क्यों। अगर झगड़ा होता तो दादी पोते अलग हो जाते, लेकिन दोनों एक ही छत के साथ रह रहे थे। सबूत ये था कि दादी शादी में बड़ी खुश थी, तमाम रस्में बढ़ चढ़ कर खुद ही हिस्सा ले रही थी। तो उन्होंने इस दादी पोते के झगड़े का कोई सॉलिड रीज़न नहीं बता पाए। तो पहली चीज़ यहाँ पे मारा गया अब ये गोद लिया हुआ पोता। इसके बाद और भी सारे कि तुम अचानक क्यों आए। शादी तक अगर रिश्ता ठीक था तो शादी के बाद ये रिश्ता कैसे बिगड़ा, इसकी भी कहानी बता दो। वो बता नहीं पाए। ये चलता रहा तर्क वितर्क दोनों तरफ से। लेकिन असली जिसने कील ठोकी इस फैसले को लेके वो बड़ा दिलचस्प था। 1982 की एक तस्वीर उस गोद लिए हुए पोते ने अदालत के सामने पेश की। 3 तस्वीरें कुल पेश की। वो तीनों तस्वीर ये थी कि ये बैठा हुआ है और एक गोद लेने के लिए जो धार्मिक तौर तरीके हैं उसी हिसाब से दादी भी बैठी हुई हैं, वो सारी चीज़ें कर रही हैं। तो ये 3 तस्वीर थी इस केस में सबसे अहम सबूत कि ये है कि उन्होंने मुझे गोद लिया। अब वो जो तस्वीरें देखी तो अदालत ने पूछा कि ये तस्वीर किसने खींची। तो उन्होंने कहा हमने गांव के प्रोफेशनल फोटोग्राफर को बुलाया था। वो तस्वीर को देखकर लग भी रहा था कि आम आदमी। और 1981-82 आपको पता है हर हाथ में कैमरा भी नहीं हुआ करता था। उस वक्त वो कोडाक और वो सारे रील का दौर हुआ करता था, तो मोबाइल से फ़ोटो खींच लेते। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो तुमने सही कहा कि ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने फ़ोटो खींचे। बट एक बात बताओ कि कोई भी शख्स, कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी चीज़ होती है, शादी ब्याह और भी, तो जब प्रोफेशनल फोटोग्राफर को आप हायर करते हो, ऑलरेडी आप उसे पैसे दे रहे हो, तो उससे सिर्फ 3 तस्वीर क्यों खिंचाई? सिर्फ 3, और वो भी दादी के साथ उन रस्मों के जिससे पता चल रहा है कि तुम अब दादी तुम्हारी तुमको गोद ले रहे हैं। तो ऐसी सिर्फ 3 तस्वीर क्यों? इसके दाएं बाएं और बाकी चीज़ों की तस्वीरें कहाँ हैं? इसका वो जवाब ही नहीं दे पाए। उन्होंने कहा ये बड़ा बेसिक है कि अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर को बुलाते हो तो आप बहुत सारी तस्वीरें खिंचाते हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप 100 खिंचाओ, 5-6 तो होनी चाहिए, 10 तो होनी चाहिए। सिर्फ 3, और तीनों एक ही चीज़ की तस्वीर है कि ये गोद लिया जा रहा है। उन्होंने कहा चलो ये भी हो सकता है तुम्हारे पास पैसे कम हो, इतना ना दे सको प्रोफेशनल फोटोग्राफर को, यह अदालत ये भी मान लेती है। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये जब तस्वीर थी और जो गोद भराई हो रही थी, मतलब गोद लिया जा रहा था, सेरेमनी थी जो एडॉप्शन की, ये उड़ीसा के एक बहुत इंटीरियर गांव की कहानी थी। उसने बताया था, उस गांव का नाम भी है और तारीख भी बताई थी कि 82 इतने तारीख को वो जो एग्जैक्ट उसने किया था, अप्रैल 1982 एडॉप्शन की जो तस्वीर थी उस पर जो डेट था, ये एकदम गांव की। तो अदालत के सामने वो 3 तस्वीर, उसके बाद तीनों तस्वीर देखकर उन्होंने कहा कि जब ये तस्वीर खींची गई तो वेंकुबी अम्मा की उम्र 70 ईयर थी, 70 साल। तो उन्होंने कहा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे गांव में जहां तुम रहते हो वहां कोई इस तरह का सैलून या पार्लर है जिसमें हेयर डाई करने के लिए महिलाएं जाती हैं? क्या इतना एडवांस वो गांव है? 80s की बात हो रही है। तो पहले तो जो गोद लिया हुआ पोता, उसके वकील को अदालत की बात समझ में ही नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ, तो कहाँ, ये सब शहरों में, ये सब शहरों के चोचले हैं, हमारे यहाँ तो ये है ही नहीं। बोला अच्छा तुम्हारे गांव की जो महिलाएं हैं जो 50-60 पार कर जाती हैं, 70-80 की दहलीज पर हैं, क्या वो बालों में रंग मंग लगाती हैं, डाई करती हैं? तो अब भी उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा नहीं जी गाँव में ये सब नहीं होता। गाँव उस दौर में कहाँ कलर वलर कोई लगाता था, बल्कि बहुत सारे कलर तो निकले भी नहीं होंगे जो आज के दौर में हैं। होंगे शहरों में, गांव में कहाँ होता था। मुझे याद नहीं, मेरी ही फैमिली में कभी किसी, मेरी दादी, नानी, ताई, चाची, जितने लोगों को मैंने बुज़ुर्ग देखा, मुझे याद नहीं है कि
कोई डाई करती होंगी, कोई नहीं। मुझे लगता है आप में से भी जितने लोग हैं शायद यही यादें होंगी आपकी भी। तो उसने कहा नहीं जी गांव में तो करती नहीं। तो उसने कहा अगर नहीं करती हैं तो ये बताओ कि ये जो तीनों तस्वीर हैं इसमें तुम्हारी दादी वेंकुब यम्मा की बाल एक भी सफ़ेद क्यों नहीं है। अब ये भी आप कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 80 साल की उम्र में भी उनके बाल काले रहते हैं। अब तो बहुत सारे पॉल्यूशन इन सब चीज़ें हैं, तो आप ये नहीं कर सकते डायरेक्ट कि बाल काले नहीं हो सकता 70 साल की उम्र में, ज़रूरी है कि कलर करें। लेकिन यहाँ एक पेंच था। पेंच ये था कि जो काली प्रसाद ने सबूत पेश किए थे शादी के और बाकी चीज़ों के, उन सारी तस्वीरों में वेंकुब यम्मा के बाल सफ़ेद थे। तो इसका मतलब हुआ कि उनके बाल सफ़ेद थे। उनके वकीलों ने भी बताया, न सिर्फ बताया बल्कि वो तस्वीरें पेश की काली प्रसाद की शादी की, और उसमें वो सफ़ेद बाल में दिख रही हैं। लेकिन जो इधर गोद लेने वाले रस्म की तस्वीरें थी उसमें सारे बाल काले थे। तो ये पूछा गया कि ऐसा नहीं है कि उनके बाल काले थे, उनके बाल सफ़ेद थे। इसीलिए पूछा कि क्या तुम्हारे गांव में कोई ऐसा पार्लर सैलून है जहां वो हेयर डाई कराने के लिए जाती थी, या हेयर डाई तुम घर पर लाए थे। इसका जवाब नहीं मिल पाया, और तब अदालत ने सिर्फ इस एक बालों के रंग पर अपना फैसला सुनाया कि ये जो गांव का बंदा आया है, ये जो बोल रहा है कि हमारी गोद लिया गया था, ये झूठा है, मक्कार है, फरेबी है। असली वारिस काली प्रसाद ही है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया उसके हक में। सारे जो प्रॉपर्टी फ्रीज थी सब पे से रोक हटाई गई। काली प्रसाद आज भी आंध्रा में है और अब वो सारी प्रॉपर्टी का मालिक है। उसने जो खबर थी शायद उड़ीसा के, उसने जो भी ज़मीन वमीन थी वो उसने बेच दी। अब तो उसके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। लेकिन सोचिए, एक वसीयत और कुछ प्रॉपर्टी के लिए 1982 से एक मुकदमा चला और 2010 के बाद तक चलता रहा। एड़ियाँ घिस गई, जूते फट गए, चप्पल सिलवाने की नौबत आ गई होगी। तो ऐसे फैसले और ऐसने देरी, और ये भी देखे कि अपनी पूरी जवानी ही लगभग निकाल दी काली प्रसाद ने इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में। इंसाफ मिला लेकिन बहुत देर से मिला। और कमाल है इन दोनों जो जजों की बेंच है जिन्होंने ये बारीक सी चीज़ पकड़ी, एक बाल के रंग से पूरे मुकदमे को पलट कर रख दिया। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज प्रत्यूष पारीक, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रत्यूष। और ये व्योमा पारीक के बेटे हैं, और प्रत्यूष का 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम भी है नेक्स्ट ईयर। तो ऑल द बेस्ट प्रत्यूष, मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो और अपनी मम्मी का नाम रोशन करो। ऋषभ राठौर, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ऋषभ। और ये भेजा मनीष चौधरी ने। साथ ही गोपाल का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गोपाल। रजनी नायडू ने भेजा है। गायत्री, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे गायत्री जी। और ये भेजा है ईश्वर जी ने, उनकी पत्नी है। मेजर डॉक्टर राहुल जीवन गोविंद वास, इन्होंने भेजा। गोविंद वास इनके दोस्त हैं और उनकी शादी होने वाली। बहुत बहुत बधाई। बताइएगा तो पूरी क्राइम तक फैमिली को लेके पहुंच जाएंगे, फिर आपको बहुत लंबा चौड़ा इंतज़ाम करना पड़ेगा, लेकिन बहुत बहुत बधाई। और ये हैं सुकांत न्यूयॉर्क से। इन्होंने सवाल पूछा है कि जो उत्तराकाशी में 41 मजदूर फंसे हुए, उनका अपडेट किया। बड़े अफसोस की अभी तक बात यह है कि दिवाली की रात से लेकर आज, मतलब 12 ये नवंबर की बात थी, आज 27, 15 दिन हो गए हैं। और 15 दिन में उम्मीद जगी थी कि परसों तक वो निकल आएंगे, लेकिन फिर वो ऑगर मशीन जो थी वो बीच में किसी चट्टान से टकरा कर टूट गई। अब मैनुअली ऊपर की तरफ से खुदाई हो रही है, और उसमें कहा जा रहा है कि शायद 80 मीटर से ज़्यादा खुदाई होगी, जिसमें से अभी कुछ हुआ है। लेकिन 4 दिन अगर कोई रुकावट नहीं आई तो, क्योंकि अब तक बार बार उम्मीद आती है और फिर एंड टाइम पे कोई रुकावट आ जाती है, तो उसके ज़रिए देखिए, दुआ कीजिए कि शायद वहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन अंदर जो मज़दूर हैं उनको खाना पीना, ऑक्सीजन, दवाएँ, सारी चीज़ें भेजी जा रही हैं। और जो इसके हेड हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि क्रिसमस से पहले ये लोग बाहर आ जाएंगे। तो हम सब की भी दुआ यही है कि 41 से 41 मज़दूर क्रिसमस के उससे बहुत पहले वापस आ जाए। और एक और अब जो मैनुअली कोशिश की जा रही है, तो शायद 4 दिन के अंदर कोई अच्छी खबर आ जाए। तो दुआ यही है
और इस वक्त इन सारे मजदूरों के परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। हमारी पूरी क्राइम तक फैमिली से भी यही है गुजारिश कि दुआ करें कि ये लोग हिफाजत से सुरक्षित बाहर आएँ और जो इनके घर वालों पे बीत रहा है वो जल्द से जल्द वो भी खुश हो जाएं। बाकी इसके बारे में जो भी और अपडेट होगा मैं आपको डेली ज़रूर बताता रहूँगा, सुनाता रहूँगा। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू FM के मज़े लें। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9